वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। लंबे समय से इस तरह की चर्चा हो रही थी कि अमेरिका और इजराइल किसी भी समय ईरान पर हमला कर सकते हैं और ये सुबह हो गया। अब इन सब परिस्थितियों के बीच जो इजराइल पर जो इजराइल ने जो हमला किया है, उन सब के पीछे जो लंबे समय से अमेरिका की और इजराइल का जो कहना था या जो बातचीत थी, उसमें मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख मुद्दे थे जिनके कारण ये हमला हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाह रहा था, और इसके लिए जो पिछली बार हमला हुआ था तो उनके न्यूक्लियर एसेट पर हमला किया गया था, जिसके कारण उनका जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की प्रक्रिया थी, यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रक्रिया थी, वो प्रभावित हुई, स्लो हुई। और ये लगातार प्रयास हैं कि वो ऐसा ना करने दे, अमेरिका ऐसा ना करने दे ईरान को। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो भी बहुत एग्रेसिव है, और ऐसा होने के कारण ही पिछली बार जब ईरान ने हमला किया था तो उनके बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो इजराइल तक पहुंच गए थे और वहां पर उनको नुकसान पहुंचाया था। तो उनके जो ये मिसाइल प्रोग्राम है, इसको चेक करना दूसरी स्थिति है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसका इजराइल से शायद उतना लेना देना नहीं है लेकिन उसका अमेरिका से लेना देना है, वो ये है कि अमेरिका वहाँ पर अपने प्रॉक्सी को चाहता है। वो आयतुल्लाह खुमैनी को वहाँ से हटा करके अपने किसी प्रॉक्सी को चाहता है, और जिसके कारण वो अमेरिका जो है वो जितने ऑयल ट्रेड है या वहाँ का जो तेल है उन पर अपना कब्जा जमा सके। अब ये अमेरिका हमेशा से करता रहा है। अमेरिका अपना वर्चस्व हमेशा से हर जगह दिखाने की कोशिश करता रहा है। एक बार फिर वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, और वो अक्सर कामयाब होता रहा है कुछ जगहों पर छोड़ करके। अब इसमें ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में इजराइल के हिस्से सिर्फ ये है कि जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल ईरान करता रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो, चाहे हुजी का हो, चाहे हमास का हो, इन प्रॉक्सीज के माध्यम से वो मतलब इस तरह का ईरान पर आरोप है कि वो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। तो इजराइल किसी भी कीमत पर लगातार ये कर रहा है। हमास को तो लगभग उसने नेस्तनाबूद कर दिया है इजराइल ने। अब हुजी के भी बहुत सारे जो उनके लड़ाके थे उनको मारा, हिजबुल्लाह के भी बहुत सारे लड़ाकों को मारा, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह और हुती पूरी तरह से उतना कमज़ोर नहीं हुए हैं जितना हमास कमज़ोर हुआ है। तो इजराइल के लिए ये टेरर वॉर है, और ये उनके मैं हमेशा से कहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ या जो हमास के खिलाफ जो उनकी लड़ाई होती है वो सर्वाइवल की लड़ाई है, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, वो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है उनकी। इसलिए वो लड़ाई उनकी जारी रहेगी जब तक ये इस तरह के एलिमेंट उस क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया में मौजूद रहते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो स्थिति पैदा हुई है इसमें डिप्लोमेटिक मतलब जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसकी क्या भूमिका हो सकती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होनी है आज। अब ये जो पूरा का पूरा मसला है, इसमें जो 2 और बड़े प्लेयर हैं, चाइना और रशिया। रशिया जो है वो अपना खुद वार में फंसा हुआ है। वो अमेरिका को चाहे जितना सब नसीहत देता रहे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की यही पीस पॉलिसी है, लेकिन वो भी यूक्रेन के साथ वॉर में है। तो क्या ग्लोबल कम्युनिटी उसको सीरियसली लेगी या नहीं लेगी, ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, चाइना कभी भी किसी के वॉर में इंटरफेयर नहीं करता है।
उसकी भूमिका एक व्यापारी के तौर पर हो सकती है कि उसने बहुत सारे ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो डेवलप किए हैं उनकी क्वालिटी को टेस्ट के लिए ईरान को वो उपलब्ध करा सकता है, जैसा उसने पाकिस्तान में कराया था। हालांकि पाकिस्तान में बड़ी फजीहत हुई थी चाइना की। तो चाइना की स्थिति ये है। भारत इस पूरे मामले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगा, लेकिन वो आतंकवाद के मामले में इजराइल के साथ दिखेगा, साथ मन स्थिति उसकी इजराइल के साथ हुई। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी तरह का एम्बैरसमेंट अगर अमेरिका को होता है तो वो परसेप्शन वाइज चाइना और रसिया के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध से जो अमेरिका का एक नारा था, डोनाल्ड ट्रंप का नारा था, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको सेटबैक लगेगा और अमेरिकी इकॉनमी जो ऐसे ही हालत ख़राब है थोड़ी बहुत, जिसको बेहतर करने की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है, उसको भी सेटबैक लगेगा। और इसको ये चाइना के लिए बहुत उनके लिए बहुत मुफीद कहिए या उनको बहुत खुश करने वाला होगा। और रशिया को भी लगेगा कि चलो अमेरिका इधर उलझेगा तो बहुत सारे मामले में यूक्रेन से थोड़ा सा उसका ध्यान जाएगा। तो ये दूसरी स्थिति है। अब ईरान के साथ अपनी मुश्किल ये है कि ईरान की इकॉनमी बहुत खस्ता हाल में है, वहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, रोज़गार वो नहीं है, उनका तेल कोई खरीदने वाला नहीं है चाइना को छोड़ करके। तो ये जो स्थिति है उसमें ईरान कितने दिन तक वॉर को झेल पाएगा वो एक बड़ा मसला है। तो ये एक और स्थिति हो गई। अब इन सब परिस्थितियों के बीच जब सारे के सारे देश अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, उसमें ये वॉर कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, इसको लेकर के भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अब चूंकि अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह से इस पूरे मामले को उनके इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से जोड़ दिया जाए, जो अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, जहां रिजीम चेंज की बात हुई थी, लेकिन ईरान की सरकार ने या खोमेनी की सरकार ने उसको क्रश कर दिया और वहाँ पर लगभग 10,000 लोग मारे गए, लगभग 8 से 10,000 लोग मारे गए। लेकिन वहाँ पर खोमेनी ने आयतुल्लाह खोमेनी ने अपनी सरकार बना करके बचा करके रखी। अब पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका किसी तरह से वहाँ पर अपना प्रॉक्सी बिठाए, और इसी लिए या तो इंटरनल डिफरेंसेस हों और वहाँ तख्ता पलट हो, एक परिस्थिति, या खोमेनी की इस युद्ध में मौत हो जाए, दूसरी इसलिए कि उनका एक बड़ा कमांडर मारा गया है, जो रिपब्लिकन गार्ड है उसका एक बड़ा कमांडर मारा गया है। तो दूसरी परिस्थिति ये है। तीसरी जो परिस्थिति है कि वहाँ पर मतलब कुल मिला करके वहाँ पर सत्ता परिवर्तन ही समस्या का समाधान दिखता हुआ नजर आ रहा है, और सत्ता परिवर्तन कराने में अमेरिका कामयाब होता है तो वॉर रुकेगा और शांति आएगी। अब इन सब का, अब जैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है उस पर ईरान ने उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, तो इसका रिपरकशन जो है वो न केवल ईरान को होगा बल्कि बहुत सारे और लोगों का उसका प्रभाव होगा। भारत का भी जो तेल को सप्लाई को लेकर के प्रभावित होगा, और इस वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल ईरान की इकोनॉमी खराब है, इज़राइल की इकोनॉमी की हालत भी खस्ता है, वहाँ भी वॉर पर जितना खर्च हुआ है और फिर नए वॉर में उनके लिए मुश्किल वाली स्थिति ही होगी। और
जैसा मैंने बोला, भारत के लिए भी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के दिक्कत होगी, विश्व के और बहुत सारे देशों के लिए मुश्किल वाला समय होगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो इस वॉर को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या ग्लोबल कम्युनिटी अमेरिका पर इतना दबाव बना पाएगी कि वो इस वॉर को रोक दे और रोक करके जो है किसी उस पर पहुंचे। इसलिए कि जो मैंने शुरू में बोला, अमेरिका के लिए वहाँ के तेल पर कब्जा करना अपने प्रॉक्सी के माध्यम से ही वो एकमात्र चाह रहा है, और दूसरा इजराइल उनको एटॉमिक पावर नहीं बनने देना जा रहा है। और जब तक ये दोनों वेरिएबल्स अचीव नहीं होते हैं तब तक वहाँ पर पूरी तरह से पीस वाली स्थिति नहीं होने पाएगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।